हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज आप लोगों के सामने फिर हड़प्पा सभ्यता का सेकंड पार्ट, दूसरा भाग लेकर मौजूद हूँ। पहला पार्ट में आप पढ़े हुए हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट रहा, जैसे विशेषताएं, कालक्रम, नामकरण। इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि उस काल के लोगों को राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन क्या रहा। सबसे पहले देखेंगे कि यह सभ्यता में संघर्ष सभ्यता ये लगातार 600 वर्षों तक अपनी निरंतरता बनाए रखी, यानी कि 2350 से 1750 बीसी तक जो निरंतरता लगभग 600 वर्षों की रही, यह आभास दिलाती है कि यहाँ पर राजनीतिक दृढ़ता थी। दूसरी बात कि 600 वर्षों तक अपनी निरंतरता को बनाए रखी, लेकिन वह क्यों बनाए रखी, अर्थात प्रशासन का स्वरूप क्या था, इस पर इतिहासकारों में विवाद है। कुछ ने कहा है कि यहाँ पर पुरुषत्व का शासन था, क्योंकि धार्मिक भावना यहाँ पर प्रबल लगती है। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ पर शक्तिशाली एक राजतंत्र था। तो कुछ लोग जो यहाँ की टाउन प्लानिंग यानी कि नगर नियोजन देखे हुए हैं, उन्होंने यह कहा है कि यहाँ पर नगर पालिका या नगर निगम जैसी कोई व्यवस्था कार्य कर रही थी। लेकिन पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि प्रशासन का स्वरूप कोई भी हो, ये राजनीतिक रूप से जो दृढ़ता बनी हुई थी वह अपने आप में एक बेमिसाल है। इसी तरह यहाँ पर अधिकांश मात्रा में स्त्री मृग मूर्तियां देखने को मिलती है। इस आधार पर कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ के लोग आभूषण प्रेमी थे, सौंदर्य प्रसाधन की सारी सामग्री उन्हें पता था। मनोरंजन भी क्या करते थे, मनोरंजन के रूप में पासा खेलना, नृत्य, संगीत, पशु युद्ध आदि की भी उन्हें जानकारी था। मुख्यतः उनको पढ़ना है कि संघ सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन क्या था, अर्थव्यवस्था कैसी थी। ध्यान रखेंगे कि संधिकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वह सिंचित कृषि अधिशेष यानी कि सिंचाई सुविधा थी, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था। उसी को मैं लेकर रहा हूं कि सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता तथा समृद्ध आंतरिक व विदेशी व्यापार पर आधारित थी। ध्यान रखेंगे कि जहां तक सिंधवासियों की मुख्य खदान की बात है तो उनका मुख्य खदान जौ और गेहूं था। लेकिन चावल का भी साक्ष्य मिलता है रंगपुर और लोथल से। रंगपुर से ये धान की भूसी का साक्ष्य मिला हुआ है। इसी तरह कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि कालीबंगा, ये राजस्थान में जो कालीबंगा है वो कालीबंगा घगर तट पर, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था। इंपॉर्टेंट जगह है कालीबंगा। तो कालीबंगा हड़प्पन स्थल के साथ साथ ये प्राक हड़प्पन स्थल भी है, और यहीं से जुते हुए खेत का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार बनावली से हल का खिलौना मिला हुआ है। ध्यान रखेंगे कि गणना का साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग गणना से अपरिचित थे। इसी तरह पशुपालन की जहां बात है तो पशुपालन में उस समय के लोग सभी पशुओं से परिचित थे। जो भी पशु है वर्तमान में, जहां तक तो घोड़ा पर संदेह है तो घोड़ा का हमें कुछ हड्डियों की जानकारी सुरकोतरा, ये गुजरात में सुरकोतरा है, सुरकोतरा से मिला हुआ है। लोथल से एक घोड़े की मूर्ति का भी साक्ष्य मिलता है। इसी तरह
उस समय के लोग, जहां तक शिल्प उद्योग की बात है, धातुओं को गलाना जानते थे, हम पढ़ चुके हैं। उन्हें लोहा के अलावा मीन्स लोहा की जानकारी नहीं थी। सोना, चांदी, तांबा, टीन तथा सीसा की जानकारी थी। ध्यान रखेंगे कि सोना वर्तमान में कर्नाटक के कोलार की खानों से मिलता है, उस समय भी कोलार से मिलता था। बालू मीन्स नदियों को छानकर बालू से भी सोना प्राप्त किया जाता। सोना का कुछ आयात भी होता था। चांदी राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त होता था, ये ईरान से भी चांदी आती थी। तांबा, जहां तक तांबा की बात है तो तांबा खेतड़ी से मिलता था, आज भी मिलता है, ईरान से भी आता था, आपके अफगानिस्तान से भी आता था। टीन का हम ईरान, अफगानिस्तान आदि से इंपोर्ट करते थे। सीसा को भी हमकी जानकारी थी। एक इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है लाजवर्द मणि, जिसको कहा गया है लपिस लजुली। ध्यान रखेंगे, लाजवर्द मणि, उसको लपिस लजुली कहा गया है। ये लाजवर्द मणि कहां से आता था, उसका उल्लेख अफगानिस्तान से। ध्यान रखेंगे कि अफगानिस्तान के बदखशा से लपिस लजुली या लाजवर्द मणि आता था। इसी तरह देखेंगे कि मैं कह रहा था कि समृद्ध आंतरिक व विदेशी व्यापार आधारित थी, तो ध्यान रखेंगे कि आंतरिक व्यापार भी था। यह व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। थल मार्गों में बैलगाड़ी सबसे तेज माध्यम हुआ करती थी। ध्यान रखेंगे कि डैमाबाद से कांसे का रथ का अवशेष मिला हुआ है, उसी तरह हड़प्पा से तांबे की गाड़ी का भी अवशेष मिला हुआ है। ध्यान रखेंगे कि व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। तो जल मार्गों के जहां तक बात है तो लोथल का डाकयार्ड गोदीवाड़ा ये बंदरगाह का प्राचीनतम उदाहरण है, और आज भी गुजरात का ये गोदीवाड़ा सबसे प्रसिद्ध है। उसमें प्राचीन काल में लोथल, यहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आंतरिक व्यापार तो होता ही था, संधिवासियों का विदेशों से भी व्यापार होता था। समकालीन जो कुछ देश रहे हैं उनका प्रमाण हमें पुरातात्विक और अभिलेखीय दोनों साक्ष्यों से मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में हम हड़प्पाई मोहरों का उल्लेख कर सकते हैं। हड़प्पाई मोहरें जो गोमेद की बनी हुई थी, चर्ड की, तांबा की और कुछ कांचली मिट्टी की भी बनी हुई थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश और मान्य मोहरें जो थी वह सेलखड़ी की थी, एस्टी टाइप की थी। इस प्रश्न को पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी वह मान्य मोहर कौन सी थी, सेलखड़ी की थी, एस्टी टाइप हुआ करती थी। भारत की ये मोहरें मेसोपोटामिया से भी प्राप्त हुई हैं, तो हम कह सकते हैं कि भारत का विदेशों से व्यापार हो रहा था। ये पुरातात्विक साक्ष्य है। इसी तरह अभिलेखीय साक्ष्य भी है। ये सुमेरिया के शासक, सुमेरिया जो मेसोपोटामिया इराक है, तो सुमेरिया के शासक सारगोन के अभिलेख, ये सारगोन अभिलेख है 2371 बीसी से लेकर ये 2316 बीसी। यहाँ का एक सारगोन नामक शासक थे, उन्हीं के अभिलेख से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया का व्यापार मेलुहा तथा मेलुहा से होता है। मेलुहा का तरतम्यता संदेव क्षेत्र से स्थापित किया गया है, और यह व्यापार दिलमुन और माकन या मगन से होता था। मीन्स सुमेरिया के शासक सारगोन के अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि सुमेरिया मीन्स मेसोपोटामिया का व्यापार मेलुहा से होता था, और यह व्यापार दो बीच के स्थलों दिलमुन तथा माकन या मगन से होता था। ध्यान रखेंगे कि दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन से की गई है, जबकि माकन या मगन की पहचान ओमान से की गई है, जहां से संभवतः तांबा आता था। ध्यान रखेंगे कि हमें विदेशी और आंतरिक दोनों व्यापार का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब
थोड़ा बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ध्यान रखेंगे इस पर इतिहासकारों में काफी विवाद है कि इतने वर्षों तक लगातार निरंतरता बनाए रखी सभ्यता का अचानक पतन नहीं हुआ होगा। इसलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाढ़ से हुआ है, बाढ़ आई और पतन होगा, लेकिन ये भी संभव नहीं है कि बाढ़ आई और अचानक सबका पतन हो जाए। जैसे मार्शल मैकेराव कहे हैं, किसी ने कहा कि वाह आक्रमण, क्योंकि आगे आने सभ्यता जो वैदिक सभ्यता थी उसमें इंद्र को पुरंदर कहा गया है और इस सभ्यता के लोगों को भी ध्रुव की कृत था, ध्रुव को उठाया जाता था, तो वह आक्रमण के आधार पर कहा गया है। ये कहने वाले थे चाइल्ड, व्हीलर तथा पिगेट। कुछ इतिहासकारों ने कहा है, प्रमुख रूप से भारतीय इतिहासकार डी.डी. गोस्वामी ने कहा है कि सभ्यता का पतन आग लगने से हुआ। तो आर्नस्टीन और अमलानंद घोष ने कहा है कि सिंधु सभ्यता का पतन ये जलवायु परिवर्तन के द्वारा हुआ था। तो नदियों के मार्ग परिवर्तन से कहने वाले हैं लैम्ब्रिक और बत्स। ध्यान रखेंगे कि हमारे साहनी और राइट्स महोदय का कहना है कि सिंधु सभ्यता का पतन भारी जलप्लावन या टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस से हुआ था। लेकिन हमको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आवश्यक ये लगता है कि नदियों का मार्ग परिवर्तन, कि मनुष्य अपने लाभ के उद्देश्यों के लिए, लाभ के उद्देश्यों की वजह से डैम का उपयोग किया या अन्य अपने भौतिक सुख संसाधन के लिए नदियों को यूज किया, जिसका परिणाम हुआ कि नदियों का मार्ग परिवर्तन हो गया और इस सभ्यता का पतन हो गया, जिसका हम थोड़ा सा उदाहरण फिल्म मोहनजोदड़ो में देखेंगे जो दर्शाया गया है। ध्यान रखेंगे यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछाते हैं कि कौन सी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई है। जैसे पूछता है कि लोथल, जिसको लघु हड़प्पा की संज्ञा दी गई है, लोथल से क्या मिला हुआ है? तो अभी ने देखा है कि धान की भूसी का साक्ष्य, हाथी दांत के तराजू का साक्ष्य, दो मुहा राक्षस का साक्ष्य, इसी तरह युगल सावधान का साक्ष्य, इसी तरह मोहनजोदड़ो से स्नानागार का साक्ष्य मिला हुआ है, पाशुपत का साक्ष्य मिला हुआ है, एक किस कंकाल का साक्ष्य मिला हुआ है, भेड़ा और भैंसा की संयुक्त मूर्ति मिली हुई है। उसी तरह कांसे की 6 सेंटीमीटर एक अर्ध नग्न अवस्था में नर्तकी मिली हुई है। इसी तरह कालीबंगा से हमने देखा है जुटी हुए साक्ष्य मिला हुआ है, 7 एक वेदिया मिला हुआ है, तांबे का वृषभ मिला हुआ है, आलमगीरपुर से रिक्ष और सांप का अवशेष मिला हुआ है, रंगपुर से असमूर्ति का साक्ष्य मिला हुआ है, ज्वार बाजरा चावल का साक्ष्य मिला हुआ है। इसी के साथ हड़प्पा जो प्रमुख स्थल था, माउंट टिबेटिला, R37 कब्रिस्तान, H कब्रिस्तान, गर्व, तांबे का स्केल, बच्चे को दूध पिलाती हिरण आदि का साक्ष्य मिला हुआ है। ये दोनों पार्ट पढ़ेंगे आप लोग और देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, और जो बचेगा मैं टेस्ट पेपर के माध्यम से उसको आपको देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।